नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम ज्योतिष की दुनिया में थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं, खास तौर पर भविष्यवाणियों की उन तकनीकों पर जो आमतौर पर सुनने को नहीं मिलती। हाँ, जो सतही बातों से जरा आगे जाती हैं। बिल्कुल। हमारी चर्चा का आधार है एडवांस टेक्निक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस किताब के कुछ चुनिंदा शोध लेख। जी, और ये कोई मामूली गाइड नहीं है। ये भारतीय विद्या भवन और आईसीएस जैसे बड़े संस्थानों से जुड़े विद्वानों का काम है। और इसे गाइड किया है के.एन. राव जैसे दिग्गज ने। सही कहा। तो हमारा मकसद यहाँ राशिफल या वैसी सामान्य बातों से हटकर उन खास और आप कह सकते हैं परखी हुई तकनीकों को समझना है, जिनका इस्तेमाल करके असल में ज्योतिषी किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। हाँ, ये उन लोगों के लिए है जो वाकई विषय की तह तक जाना चाहते हैं, लेकिन एक व्यवस्थित तरीके से। बिल्कुल, सटीक जानकारी चाहते हैं। और आज का मेन्यू भी बहुत दिलचस्प लग रहा है। हम देखेंगे कि ज्योतिषीय विश्लेषण करियर चुनने में कैसे मदद कर सकता है, नौकरी करें या अपना काम। ये सवाल। फिर शादी का सही समय कैसे पता चले, रिश्तों में तनाव क्यों आता है, हाँ, ये भी अहम है। और क्या सेहत से जुड़ी परेशानियों का अंदाजा पहले लग सकता है, और तो और चुनावी नतीजे भी, क्या उनका भी कोई कनेक्शन है। हाँ, दायरा काफी बड़ा है। कोशिश रहेगी कि इन थोड़ी मुश्किल लग सकने वाली तकनीकों को आसान भाषा में समझा सकूं। हाँ, उनके पीछे का तर्क और जो शोध हुआ है वो सामने रख सकें। बिल्कुल, तो शुरू करें। जरूर, चलिए। सबसे पहले शिक्षा और करियर। आजकल सही करियर चुनना कितना बड़ा सिरदर्द बन गया है ना, खासकर इतनी प्रतिस्पर्धा में। हाँ, बहुत ज्यादा। एम.एन. केदार अपने लेख में एक मजेदार किस्सा बताते हैं कि कैसे एक बार माँ बाप अपने अजन्मे बच्चे के करियर पर बहस कर रहे थे। अच्छा। हाँ, और बात तलाक तक पहुंच गई थी। खैर, ये मजाक हो सकता है, पर चिंता तो असली है। चिंता तो बिल्कुल असली है। और केदार इसी मुश्किल का हल निकालने के लिए एक तरीका सुझाते हैं। वो कहते हैं कि कुंडली में चौथा भाव वो हमारी बुनियादी शिक्षा का प्रकार दिखाता है। चौथा भाव, ठीक है। और पांचवा भाव हमारी रुचि, हमारा झुकाव और हाँ, उच्च शिक्षा की क्षमता को। अच्छा, चौथा और पांचवा भाव। फिर देखना होता है कि इन भावों पर किन ग्रहों का असर है। जैसे मान लीजिए किसी को इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में जाना है, तो मंगल, शनि, केतु, सूर्य, इन ग्रहों का प्रभाव अहम हो जाता है। अच्छा, यानी सिर्फ भाव नहीं, ग्रहों का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपने पहले कुछ और चार्ट्स का जिक्र किया था, नवांश वगैरह, वो क्या चीजें हैं? हाँ, सिर्फ मुख्य जन्म कुंडली, जिसे हम लग्न चार्ट कहते हैं, वो काफी नहीं होती कई बार। गहराई में जाने के लिए हम डिविजनल चार्ट्स या वर्ग कुंडलियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे नवांश D9 चार्ट और चतुर्विंशांश D24 चार्ट। अच्छा, डिविजनल चार्ट्स। आप इन्हें कुंडली का एक तरह से जूम इन वर्जन समझ सकते हैं। ओके। नवांश खास तौर पर भाग्य, जीवन साथी और हमारी जो अंदरूनी क्षमताएं हैं उन्हें दिखाता है, जबकि चतुर्वंशांश शिक्षा की बारीकियों और सीखने की क्षमता पर रोशनी डालता है। इन सबको मिलाकर देखने से तस्वीर ज्यादा साफ होती है। समझ गई। जैसे वो केदार का उदाहरण था कि कैसे एक विज्ञान का छात्र ग्रहों के असर से अकाउंट्स विभाग में चला गया। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि शायद हमारी असली प्रतिभा डिग्री से अलग भी हो सकती है। बिल्कुल सही। और कुछ खास योग भी तो होते हैं ना, जो पढ़ाई लिखाई में मदद करते हैं, जैसे वो बुधादित्य योग। बिल्कुल सही कहा। ज्योतिष में योग का मतलब होता है ग्रहों का एक खास कॉम्बिनेशन। बुधादित्य योग जब सूर्य और बुध एक साथ किसी भाव में हो तो ये अच्छी बुद्धि देता है, सीखने की क्षमता, विश्लेषण की ताकत, ये सब। अच्छा। इसी तरह सरस्वती योग होता है। वो तब बनता है जब बृहस्पति, शुक्र और बुध जैसे शुभ ग्रह कुंडली में कुछ खास शक्तिशाली जगहों पर हों, मतलब केंद्र या त्रिकोण भावों में। सरस्वती योग। हाँ, ये योग अच्छी शिक्षा, ज्ञान और कलात्मकता का संकेत देते हैं। ये तो हुई शिक्षा की दिशा तय करने की बात, लेकिन आजकल का एक बड़ा सवाल है, नौकरी करें या अपना बिजनेस शुरू करें। क्या ज्योतिष इस दुविधा में भी कोई राह दिखा सकता है? हाँ, ये बहुत कॉमन सवाल है। एस.एन. कपूर ने इस पर काफी काम किया है और एक दिलचस्प अंगूठा नियम, मतलब थंब रूल पेश किया है। अंगूठा नियम? हाँ, उनका कहना है कि अगर किसी की कुंडली में 5 या उससे ज्यादा ग्रह कुंडली के ऊपरी हिस्से में हो, मतलब 7वें से 12वें भाव तक। अच्छा, ऊपर के हिस्से में? या फिर दाहिने हिस्से में, यानी 10वें से तीसरे भाव तक, तो उस व्यक्ति के नौकरी के बजाय अपना काम करने की संभावना ज्यादा होती है। 5 या ज्यादा ग्रह, ये सुनने में तो काफी सीधा नियम लगता है। क्या ये वाकई इतना आसान है? मतलब कोई अपवाद नहीं होते? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। ये एक शुरुआती नियम है, लेकिन कपूर खुद इसमें कई क्लैरिफिकेशंस जोड़ते हैं।
सिर्फ ग्रहों की गिनती काफी नहीं है। अच्छा, तो और क्या देखना है? शनि ग्रह का प्रभाव देखना बहुत जरूरी है। अगर शनि का कोई नकारात्मक असर पड़ रहा हो, किस पर? चंद्रमा पर, जो मन है, दशमेश पर, यानी करियर के भाव का स्वामी, 10वें भाव पर, लग्न पर जो पहला भाव है, या लग्नेश पर, पहले भाव का स्वामी, तो स्वरोजगार में अड़चन जा सकती हैं, भले ही ग्रह ज्यादा हों। ओह, तो शनि का रोल यहाँ नेगेटिव भी हो सकता है। और कुछ? इसके अलावा कुछ खास ग्रह हैं जिन्हें परमात्मांश ग्रह कहते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु। परमात्मांश ग्रह? हाँ, इनकी स्थिति और इनका बल भी महत्वपूर्ण है। ये ग्रह महत्वाकांक्षा देते हैं, ऊर्जा देते हैं। साथ ही ग्रहों का तत्वों के आधार पर वर्गीकरण भी देखा जाता है, जैसे अग्नि तत्व मेष, सिंह, धनु, और वायु तत्व मिथुन, तुला, कुंभ। ये स्वतंत्रता, पहल, बदलाव की इच्छा दिखाते हैं। जो बिजनेस के लिए जरूरी है। बिल्कुल। वहीं पृथ्वी तत्व वृष, कन्या, मकर, और जल तत्व कर्क, वृश्चिक, मीन स्थिरता, सुरक्षा की तरफ इशारा करते हैं, जो शायद नौकरी के माहौल के ज्यादा अनुकूल हों। अच्छा, तत्व भी देखने पड़ते हैं। हाँ, और कपूर का दावा है कि इन सब बातों को ध्यान में रखकर विश्लेषण करें तो इस नियम की सटीकता 90% से भी ज्यादा हो सकती है। 90% से ज्यादा, ये तो काफी प्रभावशाली है। मतलब सिर्फ एक नियम नहीं, कई फैक्टर्स को मिलाकर देखना होता है। ये तकनीकें वाकई करियर का रास्ता चुनने में मददगार हो सकती हैं। जी बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा व्यक्तिगत जीवन की ओर मुड़ते हैं। रिश्ते, खासकर शादी का सही समय और वैवाहिक जीवन में आने वाली अनबन। शादी का सही समय जानना, ये तो बहुत से लोगों के लिए एक बड़ी चिंता होती है। निश्चित रूप से, और भारतीय समाज में तो ये और भी महत्वपूर्ण माना जाता है। डॉक्टर R.K. विश्वकर्मा ने इसी विषय पर शोध किया है। उन्होंने शादी का समय निकालने के जो पारंपरिक ज्योतिषीय नियम हैं और ग्रहों का गोचर है, खासकर शनि और बृहस्पति का, उनकी तुलना ताजिक ज्योतिष या वर्षफल की तकनीकों से की। ताजिक ज्योतिष हर साल के लिए एक अलग कुंडली बनाकर भविष्यवाणी करता है। ताजिक ज्योतिष ये क्या है और ये कैसे काम करता है? ताजिक या वर्षफल प्रणाली में हर साल आपके जन्मदिन के समय सूर्य जिस राशि और डिग्री पर होता है ना, उस समय के लिए एक नई कुंडली बनाई जाती है। इसे वर्ष कुंडली कहते हैं। हर साल एक नई कुंडली? अच्छा। हाँ, इसमें कुछ खास बिंदु और योग होते हैं, जैसे विवाह सहम, ये एक गणितीय बिंदु है जो शादी से जुड़ा है, और इत्थशाल योग, जब दो ग्रह एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हों और उनमें कोई खास संबंध बन रहा हो। इत्थशाल योग? जी, तो डॉक्टर विश्वकर्मा के शोध में एक खास नियम, जिसे उन्होंने नियम 6 कहा, जिसमें 7वें भाव का स्वामी, जो विवाह का भाव है, विवाह सहम के साथ इत्थशाल योग बनाता है। वो लगभग 80% मामलों में शादी का सही समय बताने में कामयाब रहा। 80% सफलता, ये तो काफी उपयोगी लगता है। क्या सभी ताजिक नियम इतने ही सटीक पाए गए उनके शोध में? नहीं, ऐसा नहीं है। एक और नियम था, नियम 9, जिसमें मुंथा, ये वर्षफल कुंडली का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है। उसका 7वें भाव में होना शादी का संकेत माना जाता है। मुंथा? हाँ, मुंथा, लेकिन उसकी सफलता दर केवल 40% ही पाई गई। सिर्फ 40%? हाँ, तो इससे पता चलता है कि हर नियम की अपनी सीमाएं हैं, और कौन सा नियम ज्यादा भरोसेमंद है, ये शोध से ही पता चलता है। ये दिलचस्प है कि शोध के जरिए नियमों की सटीकता को भी परखा जा रहा है। अब आते हैं एक और मुश्किल मुद्दे पर, वैवाहिक अनबन या कलह। रिश्ते टूटना आजकल थोड़ा आम सा हो गया है। क्या ज्योतिष इसके बारे में भी कुछ बता सकता है? हाँ, ये एक दुखद सच्चाई है। शिवराज शर्मा ने अपने शोध में इसी पहलू पर ध्यान दिया है। उनके निष्कर्षों के अनुसार कुंडली में 7वां भाव, जो विवाह और साझेदारी का है, और 8वां भाव, विवाह की आयु, बाधाएं, ससुराल, और इन भावों के स्वामी ग्रहों की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। 7वां और 8वां भाव? जी। साथ ही शुक्र, जो रिश्तों और प्रेम का कारक है, और चंद्रमा, जो मन और भावनाओं का कारक है, इनकी स्थिति भी देखनी होती है। अगर ये भाव या ग्रह पीड़ित हों, मतलब उन पर अशुभ ग्रहों का असर हो, तो रिश्ते में दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन क्या सिर्फ ग्रहों की स्थिति देखकर ही पता चल जाता है, या समय का भी कोई रोल होता है इसमें? जीवन के किस दौर में किस ग्रह का प्रभाव सबसे ज्यादा रहेगा? अच्छा। विंशोत्तरी दशा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन चर दशा और योगिनी दशा जैसी और भी प्रणालियां हैं। शर्मा ने सफल और असफल विवाहों के कई केस स्टडीज करके दिखाया कि कैसे खास दशाओं के आने पर अगर कुंडली में पहले से तनाव के योग मौजूद हों, तो अनबन बढ़ सकती है, अलगाव या तलाक तक की नौबत आ सकती है। अच्छा,
तो कुंडली में संभावना होना एक बात है और उसका किसी खास समय पर होना दूसरी बात, जिसे दशाएं बताती हैं। बिल्कुल सही। ये तो हुआ अनबन के कारणों का विश्लेषण। क्या इससे बचने या इसे कम करने के बारे में भी कोई ज्योतिषीय दृष्टिकोण है? चतरा शर्मा के लेख में सीधे तौर पर उपायों की चर्चा तो नहीं है, लेकिन शनि निगम का शोध इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वो पारंपरिक कुंडली मिलान, मतलब गुण मिलान से भी पहले एक और चीज पर ध्यान देने की बात करते हैं। गुड़ मिलान से पहले क्या? वो कहते हैं कि कुंडली में तनाव पैदा करने वाले बिंदुओं की तीव्रता यानी इंटेंसिटी का आकलन करना चाहिए। तीव्रता? हाँ, उनका तर्क है कि अगर कुंडली में तनाव के योग बहुत मजबूत हैं, तो सिर्फ गुण मिलान काफी नहीं होगा। तनाव के बिंदुओं की तीव्रता, ये कैसे मापते हैं? निगम ने इसके लिए कुछ विशेष नियम और तकनीकें बताई हैं, जिनका उन्होंने स्टैटिस्टिकल वैलिडेशन भी किया है। अच्छा। उदाहरण के लिए, जेमिनी ज्योतिष में उपपद लग्न नाम का एक बिंदु होता है। ये विवाह और जीवन साथी से जुड़े मामलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उपपद लग्न? जी, निगम के शोध में पाया गया कि अगर इस उपपद लग्न से दूसरे भाव में अशुभ या पाप ग्रह बैठे हों, जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु, तो ये वैवाहिक जीवन में गंभीर तनाव का संकेत देता है। और इस नियम की वैधता 96% मामलों में पाई गई। 96%? 96%? ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। इसी तरह एक और नियम है, अगर त्रिक भावों के स्वामी, मतलब कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव, जिन्हें अशुभ माना जाता है, हाँ, ट्रिक भाव, अगर उनके स्वामी ग्रहों का आपस में कोई संबंध बन रहा हो या वो विवाह से जुड़े भावों को प्रभावित कर रहे हो, तो ये भी रिश्तों में तनाव पैदा करता है। इस नियम की वैधता 84% पाई गई। 84%? ये भी काफी ज्यादा है। हाँ, ये दिखाता है कि अगर हम गहराई से विश्लेषण करें तो संभावित समस्याओं का अंदाजा ज्यादा सटीकता से लगा सकते हैं। वाकई ये आंकड़े ज्योतिषीय विश्लेषण की बारीकियों और उसकी संभावनाओं को दर्शाते हैं। ये तो हुई निजी जीवन की बातें। अब जरा और आगे बढ़ते हैं और कुछ दूसरी उन्नत तकनीकों और विशेष प्रयोगों पर नजर डालते हैं। जैसा कि आपने शुरू में बताया था, के.एम. राव पुस्तक की भूमिका में बार बार दोहराई जा सकने वाली तकनीकों और सांख्यिकीय शोध पर बहुत जोर देते हैं। बिल्कुल। राव का मानना है कि ज्योतिष को अगर गंभीरता से लेना है तो उसे अंधविश्वास या अस्पष्ट बातों से ऊपर उठना होगा, ठोस तकनीकों और शोध पर आधारित होना होगा। पीसी वर्मा की तकनीक इसी सोच का एक अच्छा उदाहरण है। उन्होंने करियर में होने वाली घटनाओं, जैसे प्रमोशन या नई नौकरी मिलने का समय जानने के लिए विंशोत्तरी दशा के साथ अष्टक वर्ग प्रणाली का इस्तेमाल किया। अष्टक वर्ग, ये क्या होता है? इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर। अष्टक वर्ग एक तरह से कुंडली में ग्रहों की शक्ति मापने का एक गणितीय तरीका है। हर ग्रह बाकी ग्रहों और लग्न के सापेक्ष कुछ शुभ बिंदु देता है, जिन्हें रेखा कहते हैं, या अशुभ बिंदु देता है। अच्छा, शुभ और अशुभ बिंदु। हाँ, फिर हर भाव में इन शुभ बिंदुओं को जोड़कर उस भाव की मजबूती का अंदाजा लगाया जाता है। इसे आप ग्रहों का एक तरह का स्कोर कार्ड समझ सकते हैं। स्कोर कार्ड, ठीक है। वर्मा बताते हैं कि करियर के 10वें भाव के स्वामी दशमेश के अष्टक वर्ग में कितने शुभ बिंदु हैं और वो कुंडली में कहाँ स्थित हैं। इसका सीधा संबंध करियर में मिलने वाली सफलता या तरक्की के समय से होता है। उन्होंने विंशोत्तरी महादशा को 8 बराबर हिस्सों में बांटकर हर हिस्से को दशमेश के अष्टक वर्ग बिंदुओं से जोड़कर घटनाओं का समय निकालने की एक विधि विकसित की है। ये सुनने में तो काफी टेक्निकल लग रहा है, लेकिन अगर इससे घटनाओं का समय सटीक पता चल सके तो ये बहुत उपयोगी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, करियर के बाद अब सेहत की बात करते हैं। क्या ज्योतिष बीमारियों के बारे में भी कुछ बता सकता है? मतलब कब होंगी, कितनी गंभीर होंगी? हाँ, इस क्षेत्र में डॉक्टर के.एस. चरक, जो खुद एक जाने माने सर्जन भी हैं, उन्होंने महत्वपूर्ण शोध किया है। वो बताते हैं कि विंशोत्तरी और चर दशाओं का इस्तेमाल करके न केवल रोग की शुरुआत का समय पता लगाया जा सकता है, बल्कि ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि रोग का परिणाम क्या होगा। मतलब व्यक्ति ठीक होगा या स्थिति गंभीर होगी। ये कैसे पता चलता है? किन चीजों पर ध्यान दिया जाता है इसके लिए? इसके लिए कई चीजों का विश्लेषण करना होता है। सबसे पहले कुंडली में अशुभ ग्रह शनि, मंगल, राहु, केतु और कभी-कभी सूर्य का प्रभाव कितना है और किन भावों पर है। खासकर बीमारी से जुड़े भाव जैसे छठा, 8वां, 12वां। दूसरा, क्या कोई ग्रह मृत्यु भाग MB में स्थित है? मृत्यु भाग ये क्या है? मृत्यु भाग राशि चक्र में कुछ खास डिग्री होती हैं, जिन्हें स्वास्थ्य और जीवन के लिए बहुत संवेदनशील या अशुभ माना जाता है। अगर लग्न
लग्नेश या कोई महत्वपूर्ण ग्रह इन डिग्रियों पर हो तो खतरा बढ़ जाता है। ओह, अच्छा। तीसरा, राहु केतु अक्ष की स्थिति। ये हमेशा कुंडली में आमने सामने होते हैं और जीवन की बड़ी घटनाओं और स्वास्थ्य पर गहरा असर डालते हैं। राहु केतु अक्ष। जी। चौथा, विभिन्न डिविजनल चार्ट्स, खासकर द्वादशांश D12 जो माता पिता और पैतृक रोगों को दिखाता है, और त्रिशांश D30 जो विशेष रूप से कष्टों और बीमारियों को समझने में मदद करता है। इतने सारे चार्ट्स। हाँ, और आखिर में आने वाली दशाएं कैसी हैं? अगर अशुभ ग्रहों का प्रभाव ज्यादा हो, ग्रह मृत्यु भाग में हो, RKA की स्थिति खराब हो और आने वाली दशाएं भी कमजोर या अशुभ ग्रहों की हो, तो रोग गंभीर हो सकता है या ठीक होने में बहुत समय लग सकता है। बाप रे, इतनी सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। ये तो वाकई बहुत गहन विश्लेषण है। जी हाँ। क्या इस पुस्तक में जेमिनी ज्योतिष प्रणाली के भी कुछ खास इस्तेमाल बताए गए हैं? वो पाराशरी से थोड़ी अलग मानी जाती है ना? हाँ, जेमिनी ज्योतिष की अपनी अनूठी तकनीकें हैं। YK बंसल ने अपने शोध में भारतीय आम चुनाव के नतीजों की भविष्यवाणी के लिए जेमिनी सिद्धांतों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने दिखाया कि चुनाव की घोषणा के समय या मतदान के समय की कुंडली में राहु केतु अक्ष और मंगल की स्थिति कैसी है, वक्री ग्रह जो उल्टी दिशा में चलते हुए दिखते हैं उनका क्या प्रभाव है, और कुंडली में अन्य पीड़ाएं, अफ्लिक्शंस देखकर चुनावी नतीजों का अनुमान लगाया जा सकता है। क्या उन्होंने कोई सफल भविष्यवाणी भी की थी इस आधार पर? हाँ, बंसल ने इसी विश्लेषण के आधार पर 1989 के चुनाव की घोषणा की तारीख उन्होंने अक्टूबर मध्य के आसपास बताया था और 1991 में मध्यावधि चुनाव होने की संभावना की सफल भविष्यवाणी की थी। सच में? हाँ, ये दिखाता है कि ज्योतिष की तकनीकों का इस्तेमाल सिर्फ व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बड़ी सांसारिक घटनाओं के विश्लेषण में भी हो सकता है। वाकई कमाल है। आज हमने कितनी सारी अलग अलग तकनीकों पर बात की, शिक्षा और करियर की दिशा तय करने से लेकर वो नौकरी बनाम बिजनेस वाले विश्लेषण तक। हाँ, फिर शादी का सही समय जानने के लिए ताजिक नियमों की सटीकता देखी, और वैवाहिक अनबन के कारण और उनकी तीव्रता को समझने के तरीके भी। और उसके बाद हमने करियर में तरक्की या नौकरी के समय निर्धारण के लिए अष्टक वर्ग और दशा के मिले जुले इस्तेमाल को समझा। डॉक्टर चरक की शोध के जरिए स्वास्थ्य समस्याओं की ज्योतिषीय पड़ताल पर नजर डाली। और अंत में जेमिनी ज्योतिष के माध्यम से चुनावी भविष्यवाणियों के एक उदाहरण को भी देखा। ये शोध का दायरा कितना बड़ा है, हमारी निजी जिंदगी की घटनाओं से लेकर देश दुनिया के घटनाक्रम तक। बिल्कुल। और जैसा KN राव अपनी भूमिका में बार बार कहते हैं, असली महत्व इस बात का है कि हम ज्योतिष को सिर्फ सुनी सुनाई बातों या सतही व्याख्याओं तक ही ना रखें। तकनीक को समझें, उस पर शोध करें, उसे परखें और शास्त्रीय ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में लागू करें। इन सभी लेखों में यही कोशिश झलकती है। ऐसी तकनीकें विकसित करना जो दोहराई जा सकें, जिनका कोई सांख्यिकीय आधार हो और जो सूक्ष्म विश्लेषण करने में सक्षम हो। बिल्कुल। ये सारी चर्चा सुनकर मेरे मन में एक आखिरी सवाल उठ रहा है। जी। स्रोत ग्रंथ में महर्षि पाराशर की 3 उत्कृष्टताएं बताई गई हैं जो एक सफल ज्योतिषी के लिए जरूरी हैं। बौद्धिक ज्ञान, तकनीकी कौशल और नैतिक आचरण। हमने आज जिन जटिल तकनीकी नियमों और विश्लेषणों की बात की, उन्हें देखते हुए सटीक भविष्यवाणी या मार्गदर्शन के लिए ज्योतिषी की अपनी नैतिक या आध्यात्मिक पृष्ठभूमि कितनी मायने रखती है? क्या सिर्फ तकनीकी महारत काफी है, या जैसा कि कुछ विद्वान जोर देते हैं, जैसे मालवीय गूढ़ ज्योतिष पर या राव अंतर्ज्ञान और नैतिकता पर? क्या ज्योतिषी का अपना चरित्र, उसकी नीयत और उसका अंतर्ज्ञान भी उतना ही महत्वपूर्ण है, या शायद तकनीकी कौशल से भी ज्यादा? ये एक बहुत गहरा और जरूरी सवाल है। तकनीकें तो आप कह सकते हैं महज औजार हैं। उन औजारों का इस्तेमाल करने वाला हाथ और उसके पीछे की नीयत कैसी है, ये शायद नतीजे पर उतना ही असर डालता है। इस पर ज्योतिष के हर छात्र और अभ्यासी को सोचना चाहिए। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। उन सभी विद्वानों का शुक्रिया जिन्होंने अपने शोध से हमें ज्योतिष की इन गहराइयों से रूबरू कराया। सुनने के लिए धन्यवाद।